नमस्कार, सवाल इंडिया का मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी और इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। शुरुआत कर रहे हैं एक खबर से जो वाराणसी से आ रही है। अहम खबर है, ज्ञानव्यापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में पूजा का अधिकार जो है वो व्यास परिवार को मिला है। ज्ञानव्यापी मस्जिद में एक तहखाना है जिसे एक देवता के विग्रह की पूजा का काम सोमनाथ व्यास किया करते थे। दिसंबर 1993 में राज्य की मुलायम सिंह सरकार ने मौखिक आदेश के बाद इस तहखाने में पूजा पाठ पर रोक लगा दी थी और तहखाने को बाद में इसकी बैरिकेडिंग भी कर दी गई थी। अब जिला जज ने अपने आदेश में कहा है कि विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों से पूजा कराई जाए, बैरिकेडिंग हटाने की व्यवस्था की जाए। याचिका में सोमनाथ व्यास जी के नाती शैलेंद्र पाठक ने तहखाने में पूजा पाठ की मांग जो थी उसकी इजाजत उन्होंने मांगी थी। जिला प्रशासन वहाँ जल्द से जल्द पूजा पाठ शुरू करें। 7 दिन के बाद सभी भक्त वहाँ जा पाएंगे कि सिर्फ कुछ लोग? 7 दिन के अंदर जिला प्रशासन को दिया है। अब जैसे जिला प्रशासन वहाँ पे अरेंजमेंट करेगा वहाँ तुरंत पूजा पाठ शुरू हो जाएगी। तो जो कोर्ट का आदेश है मैं आपको वही बता रहा हूँ। सभी को जाने की अनुमति होगी जी, सारे लोगों को, भक्तों को, पुजारी को, सारे लोगों को जाने की अनुमति। तो जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने जाते हैं वो सारे लोग अब जा सकते हैं वहाँ? जी बिल्कुल 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 जा सकते हैं। तो एक बड़ी बात होगी, एक बड़ी बात है कि जहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ जो जस्टिस के.एम. पांडे ने राम मंदिर में 1 फरवरी 1986 को ताला खोलने का आदेश दिया था, मैं आज के इस ऑर्डर को उसी की तुलना में देखता हूं। ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है, बहुत ऐतिहासिक ऑर्डर है। और जो एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हिंदू समाज की पूजा पाठ रोकी थी, आज कोर्ट ने उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई किया है और वहां पे पूजा पाठ के आदेश दिए। चलिए, इसी चलते मेरे सहयोगी रणवीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रणवीर, सबसे पहले इसका राजनीतिक असर जो है वो तो होगा ही, लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है, जाहिर सी बात है, इसको लेकर अब हायर कोर्ट में इसको चैलेंज करेगा। क्या रिएक्शन आ रहे हैं अब राजनीतिक तौर पर, और जो यहां पे पक्षकार है, मुस्लिम पक्षकार है, वो क्या कह रहे हैं? देखिए, जो रिएक्शंस आ रहे हैं उसमें हिंदू पक्ष कह रहा है कि जहां रुद्राभिषेक होना चाहिए था, जहां हर हर महादेव के नारे लगने चाहिए थे, वहां अल्लाह अकबर के नारे लगते थे। इस तरह का बयानबाजी शुरू हुई है। लेकिन अभी चूंकि लोअर कोर्ट का मामला है, इसके बाद हाई कोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है, तो मुस्लिम पक्ष के पास विकल्प बहुत हैं कि वो इस आदेश को चुनौती दे सके। अब अगर इस आदेश के पीछे जो इतिहास है इसका अगर देखा जाए तो विश्वनाथ मंदिर के ठीक बगल में एक ज़मीन का टुकड़ा है जिसका अराजी नंबर है 9130, 9131 और 9132। ये 3 अराजी संख्या है जहां पर ज्ञानवापी स्थित है। और ज्ञानवापी, जिसको हिंदू पक्ष विवादित ढांचा आप कहना शुरू कर चुका है और मुस्लिम पक्ष उसको मस्जिद बता रहा है, वहां का ये पूरा मामला है। तो शुरुआत हुई थी श्रृंगार गौरी की पूजा के अधिकार से, और उसके बाद एक पिटिशंस पढ़ते गए और आज की डेट में कुल ज्ञानवापी मामले में 27 अलग अलग मामले हैं जो वाराणसी कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। अब अगर व्यास जी के तहखाने की बात करें तो ज्ञानवापी जो मस्जिद है, जो उसकी इमारत है, उसके बेसमेंट में, जिसको तहखाना कहते हैं, वहाँ पर 1993 तक सोमनाथ व्यास पूजा पाठ किया करते थे। इस बीच में जब 1992 में 6 दिसंबर को बाबरी का विध्वंस हुआ, उसके ठीक 1 साल बाद दिसंबर 1993 में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे और उन्होंने मौखिक आदेश दिया कि इस तहखाने को फिलहाल सीज किया जाए। और मुख्यमंत्री के आदेश पर जिलाधिकारी वाराणसी ने तहखाने को सीज किया और धीरे धीरे वक्त के साथ चाबी जो है कस्टोडियन के तौर पे जिलाधिकारी के पास रही और उस इलाके को सील करने के बाद उसको बैरिकेड कर दिया गया। बैरिकेडिंग के बाद बहुत साल तक ये मामला ठंडा पड़ा रहा। उसके बाद 2016 में एक पिटीशन पड़ी थी, फिर लगातार इस मामले की सुनवाई हो रही थी। फिर जब वाराणसी कोर्ट ने एक पिटीशन के आधार पर ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे को मंजूरी दी, जिसको मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, तो वहाँ पर जब एएसआई का सर्वे हो गया तो उस सर्वे में एक इलाका है वजू खाना, जहाँ पर नमाज से पहले वजू किया जाता था। वहाँ एक आकृति मिली और उस आकृति को मुस्लिम पक्ष फवारा बता रहा है, हिंदू पक्ष शिवलिंग। और उसके ठीक पास में जो तहखाना है उसकी पूजा की मांग शुरू हो गई कि वहाँ पर हिंदू 1993 में पूजा किया करते थे, 93 तक, और अब वहाँ पे पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। तो अब वाराणसी कोर्ट ने अधिकार दिया है और जाहिर तौर पे एक बड़ा टर्निंग पॉइंट ये हो सकता है, क्योंकि हिंदुओं की जो याचिकाएं हैं उसमें एक के बाद एक उनके पक्ष में फैसला आ रहा है। पहले ऐसा इस सर्वे। जी रणवीर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरीके से रणवीर भी बता रहे थे, एक के बाद एक, अंग्रेजी में एक शब्द है पेंडोरास बॉक्स, अब वो खुल गया है।
अब एक के बाद एक लोग वहां पहुंच रहे हैं, अलग अलग पिटिशंस हो रही हैं और उसको लेकर जो विवाद है वो बढ़ता ही जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, कुछ राजनीति की बात करते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दिल्ली में हेमंत सोरेन के घर पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई के खिलाफ, जो वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा में की जो सरकार है, वहां पर जो पार्टी है, उसने रांची के अंदर एक केस दर्ज करा दिया है। उन्होंने ईडी पर आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री को परेशान करने के लिए यह सब किया जा रहा है। SC/ST एक्ट में इन्होंने थाने में इन्होंने ये दर्ज कराया है मामला। और सूत्रों के हवाले से यह खबर भी आ रही है कि अगर हेमंत सोरेन जेल जाते हैं तो उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री पद की जो शपथ है वो दिलाई जा सकती है। अब बात सारी ये है कि ये जो पूरा कल्पना सोरेन को लेकर नाम उनका है, ये सब काफी दिनों से चल रहा है, एक के बाद एक। और जैसे ही बिहार में गठबंधन बदलता है तो झारखंड में जो तेजी है ना, राजनीतिक तौर पर भी और एजेंसीज की जांच के तौर पर भी, वो आपको इस वक्त देखने को मिल रही है। हेमंत सोरेन से आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पूछताछ कर रहा है, रांची में उनके घर पे पूछताछ कर रहा है। ये सब तब हुआ जब दिल्ली में उनके घर पे, हेमंत सोरेन के घर पे छापा पड़ा, वो वहां नहीं मिले और फिर ये खबरें आनी शुरू हुई कि वो गायब हैं, ईडी ढूंढ रही है। हेमंत सोरेन कल रांची में अपने राज्य में काफी सारी जो मीटिंग्स हैं वो करते नजर आए। तो जैसे मैंने कहा कि राजनीति की 2-3 खबरों को इकट्ठा जोड़ के आपको बताते हैं, क्योंकि वो सब कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव जो है 2024 का, उसके ऊपर असर डालने वाली खबर है। एक आपने झारखंड की बात सुनी, अब झारखंड के पड़ोस में चलते हैं बिहार में। बिहार में मुख्यमंत्री पद की 9वीं बार शपथ लेने के बाद, अपने आप में रिकॉर्ड ही होगा कि 18 साल में 9 बार कोई व्यक्ति, एक ही व्यक्ति मुख्यमंत्री पद की शपथ बिहार में लेता रहा है। नीतीश कुमार ने 10 फरवरी को ये बात बताई कि 10 फरवरी को विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, 12 फरवरी को बजट पेश करेंगे, लेकिन इससे पहले बहुमत के आधार पर मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो किया जाएगा। बीजेपी के साथ अब वो सरकार में है। उसके बाद नीतीश कुमार ने आज अपने पुराने सहयोगियों आरजेडी और कांग्रेस के ऊपर, जो लगातार उनके ऊपर कांग्रेस और आरजेडी के हमले हो रहे थे, उन्होंने आज इस पर जवाब दिया है। जरा सुन लीजिए क्या जवाब दिया, फिर आप आगे बढ़ते हैं। आप फिर आए हैं तो आप जानते हैं कि 10 तारीख को होगा महामहिम, हमारा कोई दूसरा काम है। आप फिर आए हैं तो आप जानते हैं कि 10 तारीख को होगा महामहिम का राज्यपाल महोदय का भाषण होगा, दोनों में सदन है, और उसी दिन तय किया जाएगा, बहुमत के लिए किया जाएगा, वो हो जाएगा। और फिर 12 तारीख से बजट सब कुछ पेश किया जाएगा, वो सब हो जाएगा। तो अब यही चीज है, उसी में लगे हुए हैं। लेकिन सबका जो अभी लोगों का है और एक्सपेंशन हो जाएगा। आपने ही इंडिया अलायंस बनाया था। मतलब हम तो नाम भी कह रहे थे कुछ दूसरा उन लोगों को, अब वो अपना कर दिया था। हम तो बोल दिए थे कि नाम ठीक नहीं है, तो अपना कर दिया, तो हम कहे ठीक है। अब बाद में हालत देख न लिए, हम तो कितना कोशिश कर रहे थे, एक काम करवे नहीं किया, एक काम नहीं कर रहा था। आज तक तय किया कि कौन पार्टी कितना लड़ेगी, कुछ नहीं। हम तो फिर छोड़ दिए कि भाई छोड़ो भाई, और छोड़ करके हम अपना आ गए। तो जिनके साथ हम पहले से थे उनके साथ आ गए, अब सब दिन हम इधरे रहेंगे। नीतीश जी कह रहे हैं या कहवाए जा रहे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं हर मीटिंग में साक्षी रहा हूं, और चूंकि हर मीटिंग में मैं साक्षी रहा हूं तो अभी ज्यादा बोलना उचित नहीं होगा, कई चेहरों के नकाब उतर जाएंगे। घूम फिर के आजकल हर जो चर्चा है वो इसी बात पे आती है कि देखिए अब नीतीश कुमार ने भी किनारा कर लिया, तो अब इंडिया गठबंधन का होगा क्या? क्या 2024 में अभी भी कोई लड़ाई बची है? विपक्ष के पास कोई विकल्प बचा है? चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक रशीद किदवई साहब जुड़ रहे हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हैं संजय सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अक्सर आप इन दोनों चेहरों से मुखातिब होते रहते हैं, काफी गहरी बात हमारे दोनों विश्लेषक हमेशा करते हैं। संजय जी, मैं आपसे लेकिन ये पूछ लेता हूं कि नीतीश कुमार जो अब ये बात कह रहे हैं कि हमने बहुत प्रयास किया, सबको इकट्ठा लाने की बड़ी कोशिश की, हमने ही तो शुरू किया था, कुछ हो नहीं रहा था, मतलब आइडियोलॉजिकली हमने मोदी को हटाने की कोशिश की, हम मोदी को हटाने में लगा कि हम विफल हो जाएंगे, तो हम मोदी के साथ जाके खड़े हो गए। तो नीतीश कुमार को ये कहते हुए जरा भी संकोच, कोई परेशानी, कोई दिक्कत दिखाई नहीं पड़ती है?
ये नीतीश जी के साथ एक नई खूबी हो गई है कि वो चाहे जो भी उन पे आप कहें, मतलब लांछन जो भी हो, वो सत्य ही होता है, लेकिन उसके बाद भी नीतीश कुमार जहां हैं वहां बने रहते हैं। अब ये तो सही में अपने आप में है कि अपनी ही 5 साल के दरमियान या पिछले 2.5 साल में 3 बार वो मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं, और इस बार कह रहे हैं कि जहां आ गए हैं वहीं रहेंगे, उन्हीं लोग के साथ रहेंगे। ये आश्वासन दे रहे हैं, ऐसा आश्वासन पहले भी दिया था। इस बार थोड़ा सा एक फर्क है, इसलिए कि नीतीश जी जब ये इंडिया अलायंस जो अब बाद में नाम हुआ, जिसके सही बात है कि नामकरण में उनका मतलब वो नाराज थे इस नाम से, क्योंकि इंडिया रिपब्लिक इंडिया के साथ एक इक्वेट किया जा रहा था, फिर उनको जानकारी नहीं थी, ममता बनर्जी ने प्रपोज किया, फिर कांग्रेस ने उसमें हाँ में हाँ कर दी, फिर लेफ्ट ने कर दिया, और नीतीश कुमार को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। दूसरी चीज ये है कि ये भी सही है कि नीतीश कुमार का बड़ा योगदान है, वो दिल्ली आकर के मैडम सोनिया जी जो कह रहे थे जिस समय, उस समय नीतीश कुमार की वो भाषा नहीं थी, या तो लालू जी बोलते थे या कांग्रेस के लोग बोलते थे। तो वहां से लेकर के नीतीश कुमार ने अपना जो उद्भव और पराभव इंडिया अलायंस के अंदर देखा, तो वो बात सही है। अब बच जाता है कि राहुल जी की यात्रा बिहार में घुसी, बिहार से निकल गई, वेस्ट बंगाल में जी मतलब किसी तरह का कोई चर्चा नहीं हुआ। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी उनको कभी गेस्ट हाउस नहीं देती, कभी भाषण देने की जगह नहीं देती, या बाकी चीजें हो रही हैं। उससे भी ज्यादा जी इंपॉर्टेंट क्या होता है कि राजनीति एक मैसेजिंग की चीज है, एक परसेप्शन की चीज है, एक नैरेटिव बिल्डिंग करने की चीज है, एक एटमोस्फेरिक्स की चीज है। ये सब हाँ होने के बाद मतलब बीजेपी एनडीए का उफान काफी ऊपर चला जाता है, और जहां भी इंडिया अलायंस था कितना भी प्रगाडो वो करे, वो बिल्कुल ध्वस्त होता है। उसके साथ जो दो खबरें आप और भी अभी बता रहे थे, ज्ञानवापी वाला जो इशू है, और साथ में हेमंत सोरेन का, तो ये चीजें कई चीजें मिल करके कहीं करप्शन का इशू आ जाता है, कहीं बाकी हिंदुत्व का इशू आ जाता है, और कहीं बाकी बिल्कुल। इनका वो खत्म होता नजर आता है। तो रशीद जी, मोमेंटम जो पिछले साल जब जून जुलाई में ये सब इंडिया गठबंधन की बातें हो रही थी, सब वो इकट्ठे आ रहे थे, लग रहा था कि मोमेंटम कहीं ना कहीं कुछ बनता नजर आ रहा है। भारत जोड़ो यात्रा, इंडिया गठबंधन, फिर राज्यों के चुनाव में कर्नाटका जीतने के बाद से लग रहा था कि मोमेंटम ऑपोजिशन का कुछ बन रहा है, कुछ फाइट 24 में देखने को मिलेगी। अब वो पूरी तरह से बदला है, और बदला भी ऐसा है कि ऑपोजिशन को अभी समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। वहीं जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में, स्ट्रेंथ से स्ट्रेंथ बढ़ता जा रहा है एनडीए का। जी अंकित, देखिए मुझे लगता है दो बातें, ये तो आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। नीतीश कुमार को लगता था कि वो एक उनकी ख्वाहिश थी कि राष्ट्रीय स्तर के ऊपर वो एक प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हों, और उन्हें लगा कि ये इंडिया अलायंस का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। बाद में जब राज्यों के चुनाव में कांग्रेस को हार मिली और इस सब चीज़ों में देर होने लगी, और फिर राहुल गांधी ने एक तरीके से लोकसभा चुनाव छोड़ करके वो अपनी यात्रा में व्यस्त हो गए, तो नीतीश कुमार ने जल्दी से अपना एक राजनीतिक फैसला लिया। उन्होंने एक विचारधारा के साथ में एक तरीके का खिलवाड़ किया, ये जग जाहिर है, लेकिन उसमें दोषी जो है वो विपक्ष और पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी भी है कि उन्होंने वो कोर्स करेक्शन नहीं किया। आज मुझे एक कांग्रेस के बड़े नेता ये कह रहे थे कि ये तो अच्छा हुआ, नहीं तो पता चलता कि कांग्रेस का जो इंडिया अलायंस का जो एक संयोजक है वो भाजपा में चला जाता। उनका कहना है कि नीतीश कुमार ने 4-5 हफ्ते पहले अपना मन बना लिया था। तो ये सब एक आरोपों की झड़ी है। इसका दिखाता है कि विपक्ष कितना मतलब खोखला है। विपक्ष का जो अलायंस, जो इंडिया अलायंस है, उसमें कोई वैचारिक या आध्यात्मिक, या मैं तो कहता हूं कि मतलब जो एक व्यवहारिक वो जो है वो दृष्टिकोण भी नहीं है। अच्छा जी, तो क्या कहीं ना कहीं ये मान लिया जाए कि 2024 डन डील है, ऑपोजिशन ने हथियार डाल दिए? देखिए मुझे लगता है ये तो मतदाताओं पे छोड़ना चाहिए, लेकिन एक जो राजनीतिक रूप से जो पत्रकार की हैसियत से लगता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे विपक्ष, देखिए 19 में ऐसी स्थिति नहीं थी। 19 में जब तक बालाकोट का घटनाक्रम नहीं हुआ तब तक ऐसा लगता था कि विपक्ष और कांग्रेस जो है एक लड़ाई में है। नरेंद्र मोदी जी का हमेशा पलड़ा भारी था, लेकिन आज क्योंकि विपक्ष इस कदर बिखरा हुआ है, और उस वजह से एक ऐसा लोगों को एक महसूस होता है कि विपक्ष जो है वो शायद कामयाब नहीं होगा। और खुद जो विपक्ष के नेता हैं, अगर आप उनसे ऑफ द रिकॉर्ड बात करें तो अधिकांश लोग ऐसे करते हैं कि 24 तो गया। 24 तो गया, पर संजय जी, जैसे रशीद जी भी कह रहे हैं, ठीक है, ये हमारा विश्लेषण हो सकता है मोमेंटम के तौर पे, परसेप्शन के तौर पे, ऑप्टिक्स के तौर पर, और भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको देखते हुए ये बात कही जा सकती है, लेकिन अंत में फैसला देश के मतदाता को ही करना है। तो क्या ये मान के चला जाए कि इस वक्त जो एक मोदी फैक्टर, ये सब ऑप्टिक्स की जो हम बात कर रहे हैं, बीजेपी के लिए 2024 में दो बड़ी चुनौती थी कि नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में किस तरीके से अपना जो उन्होंने 90% का स्ट्राइक रेट है उसे बचा के रखे। बिहार, महाराष्ट्र, उसमें दो बड़ी परेशानियां थी, बिहार भी फिक्स कर लिया, महाराष्ट्र में सबको तोड़ दिया। तो क्या ये मान के चले कि उनका 90% ट्रैक रिकॉर्ड वाली प्रॉब्लम खत्म?
वो तो प्रॉब्लम खत्म है। दूसरी चीज ये देखिए कि दो इनके बड़े मुद्दे थे जिसपे इनके विपक्ष के लोग या जो इनके क्रिटिक्स है वो बार बार चैलेंज करते थे। एक था धारा 370 और दूसरा था अयोध्या। तो 370 शुरू हो गया, ये सत्ता आते मैंने यूपीए मोदी 2.0, और दूसरा अभी ये खत्म हो गया। बीच का जो चीज है, देश का मतदाता अब ट्रैक रिकॉर्ड और आपके मतलब डिलीवरी पे जाता है। ये सिर्फ मतलब इमोटिव इशू की बात नहीं है, वो उनके ट्रैक रिकॉर्ड पे भी जाता है कि किस तरह की डिलीवरी है। मोदी ग्राउंड लेवल जो उनका लास्ट माइल डिलीवरी है उसमें बहुत सक्षम रूप से उभरते हैं। और उसके ऊपर से ये जो इमोटिव मतलब दो इशू हैं, राम मंदिर के बाद तो आप मतलब कहने की जरूरत नहीं, प्राण प्रतिष्ठा के बाद क्या माहौल है, तो इन चीजों को लेकर के। और दूसरी तरफ देखिए क्या आपका नैरेटिव होता है कि खड़गे जी कहते हैं कि 24 के बाद चुनाव नहीं होगा, मोदी को अगर चुन लेंगे तो इसके बाद चुनाव नहीं होगा। ये बात अरविंद केजरीवाल 2019 में कह रहे थे। अब अरविंद केजरीवाल से खड़गे जी तक ये बात पहुंचते पहुंचते 5 साल लग गए। मतलब सोचिए, तो वहां से आगे पता नहीं कहाँ दूसरे एलाई तक पहुंचने में अगले 5 साल लग जाएंगे। तो इस नैरेटिव से आप चलेंगे कि लोकतंत्र खत्म हो गया, देश को बचाना है। राहुल जी भी अभी वही बात कह रहे हैं, ये भी यही बात कर रहे हैं, बाकी जगह भी एकमात्र चीज यही है, जी। मोदी हटाओ। जबकि कांग्रेस इस चीज को देख चुकी है कि इंदिरा हटाओ के नारे के बनाम, इंदिरा गांधी का गरीबी हटाओ वो बनाम कैसा नारा गुजरा। तो उसके बाद आप उस ट्रैप में आ रहे हैं कि सिंगल पॉइंट अगर आपका नैरेटिव होगा कि लोकतंत्र को बचाना है, मोदी को हटाओ, कोई सब्सटैंटिव इशू पे नहीं जाएंगे, अल्टरनेट विजन नहीं देंगे, तो डूम का ही रास्ता है। तो यही दिक्कत है क्या ऋषि जी? ये बात क्या विपक्ष को समझ में नहीं आ रही है? या जैसे मैंने कहा कि उन्होंने हथियार डाल दिए, बात सारी ये है कि मोदी हटाओ तो जनता के बीच में ऐसा चल नहीं रहा, मोदी जी की पॉपुलैरिटी तो कम हो नहीं रही है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम लोग जो स्टूडियो में बैठ के बात कर रहे हैं कि माहौल बन गया, वातावरण बन गया, उससे लोगों की दिक्कतें खत्म हो गई हैं। लोगों के बीच में अभी भी जो बेरोजगारी है वो एक बड़ा मुद्दा है, गरीबी एक बड़ा मुद्दा है। तो क्यों ऐसा है कि इस देश के अंदर इतनी सारी विफलताएं, मुद्दे होने के बाद भी विपक्ष को कोई ऐसा मुद्दा, ऐसा नैरेटिव हाथ नहीं आ रहा जिससे कि वो एक मजबूत विपक्ष के तौर पे दिखाई पड़े? अंकित, आपने बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण सवाल किया। देखिए, दरअसल बात यह कि जो क्षेत्रीय नेता हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल हैं, ममता बनर्जी हैं, एमके स्टालिन है, वो अपने उनको एक तरीके से अपनी कुर्सी को लेकर आश्वस्त है कि उनका दिल्ली में उनकी सरकार है, किसी की तमिलनाडु में सरकार है, किसी की झारखंड में सरकार है, किसी की बंगाल में सरकार है। तो इसको जो पूरा जो विपक्ष का मामला है उसकी कोई ओनरशिप नहीं है, उसका कोई मतलब करता धरता नहीं है। और वो करता धरता मल्लिकार्जुन खड़गे को लगता है कि राहुल गांधी है, राहुल गांधी को लगता है मल्लिकार्जुन खड़गे। ये सबसे बड़ी समस्या है। देखिए, मैं आपको एक संक्षेप में बताना चाहूंगा। देखिए, दिल्ली, पंजाब और जो गुजरात की बात है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में काफी बातचीत हुई है, लेकिन उसका अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, अनिर्णय के हालात है। समाजवादी पार्टी ने 11 लोकसभा की सीट कांग्रेस को ऑफर की है, कांग्रेस की तरफ से बिल्कुल अभी खामोशी है। तो ये जो इस तरीके का जो आचरण है, ये विपक्ष को बहुत उलझा देने वाला और तकलीफ देने वाला है आने वाले समय में। विपक्ष में जो असमंजस है, ये जो एक तरफ दिखाई पड़ता है कि बीजेपी और मोदी जी डिसाइसिव एक्शन ले रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, चाहे उन्हें किसी को लाना हो, किसी को निकालना हो, कहीं पर ईडी जारी हो, नहीं जानी हो, ये सब चीजें एक डिसाइसिव एक्शन के तौर पर दिखाई पड़ रहा है। वहीं विपक्ष में अब तक यह तय नहीं हो पा रहा है कि किसको आगे कर दें, किसको पीछे कर दें, किसको कितनी सीट दे दें, कौन कहां से लड़ लेगा। यही असमंजस जो है शायद सबसे बड़ा फैक्टर है विपक्ष का जो अभी फिलहाल का जो हाल है उसके लिए जिम्मेदार होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, हमारे मेहमानों का। लगातार चुनाव से पहले हमारे जो वरिष्ठ मेहमान हैं हमारे साथ जुड़ते रहेंगे और आपको जो ज़मीन से, राजनीतिक गलियारों से जो भी एक फीडबैक है, जो एक माहौल है, वो आपके सामने हम लाते रहेंगे। उसके साथ साथ एनडीटीवी पर आज खास पेशकश देखिएगा। बिहार में सियासी उलटफेर के बाद पहला एक सर्वे हमने कराया है, पब्लिक ओपिनियन। ये सर्वे आज रात 9 बजे एनडीटीवी इंडिया पर देखना ना भूलें। चंडीगढ़ मेयर पद के चुनाव के नतीजों को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने दोनों से 3 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। चुनाव में वोटिंग की पूरी प्रक्रिया को पीठासीन अधिकारी सवालों के घेरे में है। इस पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। उनके जो पीठासीन अधिकारी हैं, जिस तरीके से उन्होंने 8 आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोटों को निरस्त कर दिया, उसको लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं।
बताया जा रहा है कि पीठासीन अधिकारी ने खुद 8 जो वोट है उन पर निशान बनाकर उन्हें अवैध दिखा दिया, जिसका वीडियो शिकायतकर्ताओं ने सबूत के तौर पर पेश किया है। चुनाव नतीजों को चुनौती भी दी है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ मेयर पद पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, जिसे आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनौती दी गई है। ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਵੇ ਇਹਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਹੈ ਜੀ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਚ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇਹਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿਓ ਪਰ ਕੋਈ ਧਰਨੇ ਦਾ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। मेरे सहयोगी मोहम्मद गजाली इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहम्मद गजाली, ये जो वीडियो है ये गले की हड्डी जरूर बन गया है, लेकिन ये जो प्रक्रिया है ये अभी खत्म होने वाली नहीं है। इतना आसान नहीं है चुनाव को निरस्त कराना। से भी पता लगता है कि आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं जिन्होंने पिटीशन फाइल की थी हाई कोर्ट में, उनकी डिमांड तो यही थी कि फौरन इसको निरस्त किया जाए। लेकिन हाई कोर्ट या कोर्ट्स में अक्सर ऐसा होता है जब आप पिटीशन लगाते हैं तो सबसे पहला जो मैक्सिमम केसेस में रिस्पांस होता है कि वो दूसरी पार्टी से या जो दूसरी अक्यूज पार्टी है उससे वो रिस्पांस मांगते हैं, और वही हाई कोर्ट ने भी किया। समय जो है 3 हफ्ते का दे दिया है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी उससे सेटिस्फाइड नहीं है और तभी आज भगवंत मान कह रहे थे कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इसको लेकर। और जहां तक धरने प्रदर्शन की बात है, बात पहले ये हो रही थी कि चंडीगढ़ में ही दोनों मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान यहां धरना देंगे। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है शायद यही धरना भाजपा मुख्यालय के बाहर दिल्ली में करीब 2 फरवरी को दिया जाएगा। मोहम्मद गजाली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये खबर हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। ये है वो वीडियो जिसे लेकर इतना बवाल है। आरोप लगाया जा रहा है कि पीठासीन अधिकारी खुद पेन से निशान लगाकर जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो वोट है उन्हें निरस्त कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरों का सिलसिला। चलिए, ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें कि आज शाम को 6 बजे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू एनडीटीवी नेटवर्क पर देखना ना भूलें। हमारे एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया ने उनसे खास बातचीत की है, जो शाम को 6 बजे एनडीटीवी के सभी चैनल्स पर उपलब्ध होगा। आज से बजट सत्र शुरू हुआ। थोड़ी देर पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों गिनाई गई। बजट सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया से बात करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि जिनको आदतन हुड़दंग करने का स्वभाव बन गया है वो आदतन लोकतांत्रिक मूल्यों का चीरहरण करते हैं। ऐसे सभी माननीय सांसद आज जब आखिरी सत्र में मिल रहे हैं तब जरूर आत्मनिरीक्षण करेंगे कि बीते 10 साल में उन्होंने जो किया वे किसी को भी याद नहीं होगा। एक बहुत ही गरिमापूर्ण और आज फैसला लिया। बजट सत्र का आरंभ हो रहा है तब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का मार्गदर्शन और कल निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इंटरिम बजट एक प्रकार से ये नारी शक्ति के साक्षात्कार का पर्व है। आप तो जानते ही हैं कि जब चुनाव का समय निकट होता है तब आमतौर पर पूर्ण बजट नहीं रखा जाता है। हम भी उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए पूर्ण बजट नई सरकार बनने के बाद आपके समक्ष लेकर के आएंगे। इस बार एक दिशा निर्देशक बातें लेकर के देश की वित्त मंत्री निर्मला जी हम सबके सामने कल अपना बजट पेश करने वाली है।
वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज संसद में संयुक्त सत्र को संबोधित किया। पहली बार नई संसद में संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि ये नई इमारत एक भारत श्रेष्ठ भारत का एहसास कराती है। उन्होंने लगभग 74 मिनट के भाषण में चंद्रयान 3, नारी शक्ति वंदन कानून और अयोध्या में राम मंदिर समेत तमाम सरकारी परियोजनाओं का जिक्र किया। साथ ही 21वीं सदी के नए भारत के लिए नई परंपराओं के तीन दशक बाद नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित करने के लिए मैं आपकी सराहना करती हूँ। इससे लोकसभा और विधानसभा के महिलाओं की ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित हुई है। ये वुमेन लीड डेवलपमेंट के मेरी सरकार के संकल्प को मजबूत करता है। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के अपने कमिटमेंट को मेरी सरकार ने लगातार जारी रखा है। दुनिया में गंभीर संकटों के बीच भारत सबसे तेजी से विकसित होती बड़ी अर्थव्यवस्था बना। लगातार 2 क्वार्टर से भारत की विकास दर 7.5% से ऊपर रही है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो गिना रही थी। वहीं बजट सेशन शुरू होते ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गुरुवार को संसद में इंतरिम बजट पेश करेंगी। इस बजट से काफी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में भारत को दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था में सबसे तेजी से आर्थिक विकास करने वाली अर्थव्यवस्था के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया है। इसको लेकर हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने बात की IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से। आपको जरा सुनवाते हैं। मेरे साथ हैं वित्त मंत्रालय के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार और IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर KV सुब्रमण्यम। NDTV में आपका स्वागत है। IMF का जो लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है उसमें आपने इंडिया के ग्रोथ प्रोजेक्शन को अपवर्डली रिवाइज किया 6.3% से 6.7%। इस अपवर्ड रिविजन का आधार क्या है? यदि आप देखें हिमांशु तो पिछले 2 साल में जो हमारी GDP की हमारी अर्थव्यवस्था की जो विकास दर आई है वो 7% से ज़्यादा आई है। पिछले साल 7.2% था और इस साल अनुमान लगाया जा रहा है जो NSSO की जो डेटा आई है उसमें कि 7.3% रहेगा। और यदि ध्यान दें तो जब महामारी का समय था, महामारी के समय में भी हमने तब बताया था कि 7% का जो विकास दर है वो भारत ज़रूर दर्ज करेगा। तो वैसा ही हुआ है। और चूंकि पिछले 2 सालों में जो IMF का जो आंकलन था वो 7% से कम था और जो एक्चुअल विकास दर है वो काफ़ी उससे ज़्यादा बढ़कर आया। तो इसीलिए IMF ने आंकड़ों को देखकर अपना जो है अपवर्ड रिविजन किया है। जी, इस ग्रोथ मोमेंटम को हायर ग्रोथ ट्रेजेक्टरी की तरफ ले जाने के लिए या इस मोमेंटम को बनाए रखने के लिए अंतरिम बजट में वित्त मंत्री को क्या प्रस्ताव रखना चाहिए? आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है अंतरिम बजट से? देखिए, ये तो पहली बात ये हम ध्यान में रखें कि ये जो बजट है ये वोट ऑन अकाउंट है। यानी कि जब तक नई सरकार आए और उसके बाद जो बजट है उसको प्रस्तुत करे तब तक के लिए जो खर्च के लिए जो पैसे चाहिए उसके लिए अप्रूवल है पार्लियामेंट से। तो इसमें सिर्फ 2-3 महीने की ही जो खर्च है उसका एक प्रस्ताव रहेगा। तो मेरे अनुसार जो अच्छा काम जो अभी तक हुआ है, जो सरकार ने किया है, उसी को दोहराएंगे इस बजट में और शायद 1-2 और कदम हो सकते हैं। 2020 में कोरोना संकट के दौरान आप पहले अर्थशास्त्री थे जिसमें आपने ये प्रोजेक्ट किया था कि भारत की जो अर्थव्यवस्था की रफ्तार है वो 7% से ज्यादा रहेगी। आज वो बात सही साबित हुई है। तो आपके उस संकट के दौर में एक बहुत ही पॉजिटिव प्रोजेक्शन का आधार क्या था? मतलब मुझे ध्यान है करीब मार्च अप्रैल 2020 में जब लॉकडाउन हुआ था, चूंकि लॉकडाउन का अर्थव्यवस्था पे असर पड़ेगा तो इसीलिए हमने हमारे टीम को कहा कि हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स जो कि हर हफ्ते आप ट्रैक कर पाएं,
तो उसका हमने करीब करीब 60 हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स ट्रैक करने शुरू किए। तो वो जो 60 हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं, उसको चूंकि हम वैसे तो हर हफ्ते भेजते थे, लेकिन मैं उनको हर रोज ट्रैक करता था कि किस तरह वो चल रहे हैं। तो वो आंकड़े एक्चुअली साफ बता रहे थे कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें सिर्फ लॉकडाउन के कारण लॉकडाउन के कारण क्या होता है, आपकी इकोनॉमिक जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो कम हो जाती हैं, तो इसीलिए जीडीपी पर असर पड़ा था। आपको लगता है कि समय आ गया है कि इसको रिवाइज करना चाहिए कि जो वित्तीय सहायता मिलती है पीएम किसान योजना के? हाँ, मेरे अनुसार, क्योंकि आप सही कह रहे हैं कि यदि आप इन्फ्लेशन लें, जो इन्फ्लेशन रेट करीब 5-6% का रहा है औसताना पिछले 5 वर्षों में, तो यदि 5-6% का इन्फ्लेशन रहा है तो 5 सालों में आप देखें तो करीब करीब 30-35% की जो फर्टिलाइजर हैं, बाकी जो भी इनपुट्स हैं, उसमें उनका दाम बढ़ा होगा। तो 6,000 जो खरीद सकता था 2019 में, वो आज की तारीख में उसको खरीदने के लिए करीब 8,500-9,000 का एक लागत चाहिए होती है। आपको लगता है कि अब मौजूदा परिस्थिति में हर साल ये कहा जाता है कि अगर आप थोड़ा टैक्स का बोझ कम करें तो पीपल कैन स्पेंड मोर मनी, लोग ज्यादा खर्च करेंगे, तो उससे गैल्वेनाइजिंग इम्पैक्ट इकोनॉमी पे होता है। तो आपको लगता है कि इस पर सोचना चाहिए? देखिए, ये तो मैं साफ कहूंगा कि हमारे जो सैलरीड क्लास है, सैलरीड क्लास में क्योंकि पर्सनल इनकम टैक्स का जो सबसे ज्यादा जो श्रेय है वो सैलरीड क्लास से ही आता है, और सैलरीड क्लास को राहत मिले तो अच्छी बात है। वो हो सकता है, तो सोच ये भी रहती है कि अरे तो उससे जो हमारी टैक्स कलेक्शन है उसमें कमी हो, लेकिन मेरा ये अभिप्राय ये रहेगा कि बाकी जो सैलरीड क्लास के बाहर जो हैं, प्रोपराइटर्स हैं, जो उनमें और ध्यान देना चाहिए। सैलरीड क्लास को जो गाय है जो अच्छी दूध देती है, उसी को और उसमें से दूध ना निकाला जाए, तो सैलरीड क्लास को राहत मिले, ये अच्छी बात है। इजराइल के अंडर कवर सैनिकों ने वेस्ट बैंक के जमीन शहर में एक अस्पताल पर हमला किया, जिसमें 3 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। इसमें से एक महिला और एक मेडिकल वर्कर शामिल है। फिलिस्तीनी हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया कि इजरायली सेना के अंडर कवर जवानों ने अस्पताल के भीतर घुसकर मरीजों के जो बोर्ड है उसको तोड़फोड़ करा, गोलीबारी की, और अस्पताल के कैमरों में जो तस्वीरें कैद हुई हैं उसके मुताबिक हमलावर महिलाओं के लिबास में हथियार लेकर अस्पताल में घुसे थे। हालांकि मारे गए तीनों लोगों को इजराइल आतंकवादी बता रहा है। इजराइल हमास जंग का ये बहुत ही नाटकीय वीडियो है। ये जो सीसीटीवी फुटेज है ये गाजा के किसी अस्पताल का नहीं बल्कि वेस्ट बैंक के शहर जेनिन के सिना अस्पताल का है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की सेना ने इस अस्पताल में भेस बदल कर छापेमारी की है। इस छापेमारी के दौरान इजराइल के जो कमांडोज हैं वो डॉक्टरों जैसे कपड़े उन्होंने पहने थे, व्हील चेयर लेकर अंदर घुसे। कुछ ने तो मुस्लिम महिला की तरह के भी कपड़े पहने और कुछ ने नकली दाढ़ी लगाई ताकि वो फिलिस्तीनी जैसे दिख सकें। एक ने तो दुधमुहे बच्चे को ले जाने वाला एक कैरियर भी थाम रखा था। ये जो कमांडो हैं वो हॉस्पिटल में घुसने के बाद वो सीधे तीसरी मंजिल पर गए और वहां एक कमरे में दाखिल हुए और वहां बेड पर लेटे हुए 3 लोगों को मार गिराया। भेष बदल कर किए गए ऑपरेशन के बाद इजराइल फोर्स ने दावा किया है कि उसने हमास के 3 ऐसे आतंकवादियों को मार गिराया है जो 7 अक्टूबर जैसे हमले की योजना बना रहे थे। एक का नाम जलामनेह बताया गया है जो कि जेनिन कैंप में हमास मिलिट्री विंग का प्रवक्ता बताया गया है। ये इजराइल का दावा है। इजराइल के कमांडो जो अस्पताल में सुबह 5:30 बजे घुसे और ये ऑपरेशन तकरीबन 10 मिनट तक चला। इस ऑपरेशन को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस तरह से भेष बदलकर अस्पताल में घुसना और मरीजों की जान को खतरा पैदा करना उचित है। यही सवाल अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैट मिलर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछा गया। मैट मिलर ने ये कहते हुए ऑपरेशन का बचाव किया कि इजराइल को इस बात का अधिकार है कि वह अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन करे। हालांकि उन्होंने अपने बयान में यह भी जोड़ा कि आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन करते समय अमेरिका हमेशा इस बात को चेताता रहा है, सावधानी बरतने को कहता रहा है कि आम लोगों की जो जान है उस ऑपरेशन में ना जाए।
दरअसल इजराइल की हमेशा से दलील रही है कि हमास जो है वो अस्पतालों की आड़ में अपने ऑपरेशन चलाता है, वहां पे पनाह लेता है, वहां पे आर्म्स एम्यूनिशन रखता है। यही वजह है कि गाजा के दर्जनों अस्पतालों को उसने निशाना बनाया है, जहां बड़ी तादाद में लोगों की जान गई है। दक्षिणी गाजा के शहर खान यूनिस के अल अमल अस्पताल में इजरायली सेना की तरफ से लगातार गोलाबारी की खबर है। फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी के मुताबिक यहाँ करीब 8,000 शरणार्थी भी हैं। इजराइल का दावा है कि वह सिर्फ हमास को निशाना बना रहा है। हमास के आंकड़ों के मुताबिक गाजा में अब तक 26,000 से अधिक लोगों की जान चली गई है, जबकि इजराइल ने हमास के हजारों लड़ाकों को मारने का दावा किया है और वो कह रहा है कि जो लोग मारे गए उसमें बड़ी तादाद हमास के लड़ाकों की है। इस बीच इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने गाजा से इजरायली सेना की वापसी की बात से साफ इनकार कर दिया है और इजराइल की जेलों में बंद हजारों फिलिस्तीनियों की रिहाई से भी मना कर दिया है। हमास ने अपने कब्जे में अब तक जो उसके पास 100 से अधिक बंधक हैं उसकी रिहाई के लिए ये 2 प्रमुख शर्त उसकी तरफ से रखी गई है, लेकिन इस पर बात बनती नजर नहीं आ रही और इजराइल का जो ऑपरेशन है, चाहे वो गाजा हो या वेस्ट बैंक हो, वहां पे वो जारी है। चलिए आज के लिए इतना ही। जाने से पहले आपको बता दें कि आज शाम 6 बजे आप देख सकते हैं द इंडिया वे विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया के साथ एनडीटीवी नेटवर्क के सभी चैनल्स पर। अभी के लिए इतना ही। एनडीटीवी में बने रहिए, खबरों का सिलसिला जारी है।